पिछले वीडियो में हमने देखा था कक्षा 10 के विश्व का इतिहास चैप्टर 4। इसमें हमने पढ़ा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसके क्या क्या कारण थे। आज का जो भाग है इसमें हम देखेंगे कि विश्व के इतिहास की एक बहुत प्रमुख घटना थी जो हमारे पाठ्यक्रम में है, वो है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या थी, कैसे हुई, इंग्लैंड में किस प्रकार से उसने बदलाव किया या इंग्लैंड का उसमें क्या योगदान रहा, साथ ही साथ औद्योगिक क्रांति के कारण दुनिया में क्या क्या बदलाव आए और उसके क्या क्या परिणाम हुए। तो हमारा जो चैप्टर है हम शुरू करते हैं औद्योगिक क्रांति के अर्थ से। औद्योगिक क्रांति जो है वो दो शब्द हैं, औद्योगिक और क्रांति। हमने पहले बहुत सारी क्रांतियाँ पढ़ी हैं, 1857 की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो क्रांति होता क्या है? क्रांति एक बदलाव है जो व्यवस्था को बदल देता है, जो व्यवस्था में बदलाव लाता है, वो औद्योगिक क्रांति है। वो है क्रांति। और औद्योगिक क्रांति क्या हुई? आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उद्योग धंधों के क्षेत्र में जो क्रांति हुई, जो बदलाव आए, जो आमूल चूल बदलाव आया, वो औद्योगिक क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति के दौरान उत्पादन के जो प्रणालियाँ थी उसमें बेसिक बदलाव आए। बेसिक बदलाव जैसे कि जो परंपरागत काम करने के तरीके थे, जैसे अधिकांश काम हाथों से किया जाता था, उद्योग धंधों का स्वरूप जो था वो घरेलू था। लोग अपने घरों में कुटीर उद्योगों के रूप में अपना काम धंधा चलाते थे, व्यवसाय चलाते थे, उद्योग चलते थे, जिसको हम आज कह सकते हैं कुटीर उद्योग। वो जो प्रवृत्ति थी, वो जो परंपरागत तरीके थे, उनका स्थान ले लिया मशीनों ने। बड़े बड़े उद्योग लगने लगे, बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होना लगा। तो इस औद्योगिक क्षेत्र में जो ये बदलाव आया, औद्योगिक क्रांति हुई, ये जो बदलाव था ये है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले फ्रांस के जॉर्जिस मिशले और जर्मन विचारक काइड्रिक एंजेम थे, जिन्होंने इस बदलाव को औद्योगिक क्रांति नाम दिया। और अगर हम सरल शब्दों में इसको देखें तो औद्योगिक क्रांति वो आर्थिक व्यवस्था थी जो परंपरागत तौर तरीके छोड़कर आधुनिक तौर तरीके, जिसमें अब बड़े बड़े मशीनों द्वारा बहुत अच्छा उत्पादन करना, जीवन का रहन सहन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जिससे कि मनुष्य, समाज और राज्य में बड़े बड़े बदलाव आने लगे। इसको परिभाषित करते हुए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेस कहता है कि आर्थिक और तकनीकी विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया था। सशक्त क्यों हुआ? क्योंकि अब नए नए उत्पादन के तौर तरीके ढूंढे जाने लगे। और तीव्र क्यों हुआ? क्योंकि पहले जो काम हाथों के द्वारा या छोटे छोटे उपकरणों के द्वारा बहुत सारे मनुष्यों के द्वारा किया जाता था, अब वो थोड़े से मनुष्यों के श्रम से बड़ी बड़ी मशीनों से होने लगा और बहुत अधिक मात्रा में होने लगा। इसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ। इस घटना को ही हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। तो इस तरह से औद्योगिक क्रांति जो थी वो वह घटना थी जिसने कि कम उत्पादन वाले उद्योगों को उन उद्योगों में बदल दिया जहां मशीनों के जरिए अधिक मात्रा में, अधिक तेज़ी से उत्पादन किया जाने लगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति बदलाव हुए। औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे पहला बदलाव ये हुआ कि पहले जहाँ मनुष्य अपने हाथों के द्वारा काम करता था, अब वो सारे काम या धीरे धीरे बदलाव होने लगा, वो काम अब मशीनों के द्वारा होने लगा। इस्पात की मांग बढ़ी। इस्पात जो था वो मशीनों के उपकरण या बड़ी बड़ी मशीनें बनाने के काम आता था, तो उसकी मांग बढ़ी और उसके कारण इस्पात बनाने के कारखाने खोले जाने लगे। हर क्षेत्र में, जैसे कृषि क्षेत्र में शक्ति चालित मशीनों का प्रयोग होने लगा। अब एक किसान मशीनों के जरिए बड़े से बड़े क्षेत्र को जोत सकता था, वहाँ फसल तैयार कर सकता था। तो अब बदलाव कृषि क्षेत्र में ये हुआ कि छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बहुत बड़े क्षेत्र में
कम श्रम में व्यक्ति खेती करने लगा, पूंजी का उपयोग बढ़ा, इससे बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ, क्योंकि उद्योग धंधे लगाने, अपने व्यापार को फैलाने, बाज़ारों का तलाश करने के लिए लोगों को पूंजी या धन की आवश्यकता थी, तो बैंकिंग सिस्टम का विकास हो गया। जब बहुत अधिक उत्पादन होने लगा तो ये ज़रूरत होने लगी कि हमारा उत्पादन कोई खरीदे, हमें खरीदार मिले। तो उस खरीदार की खोज में, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो नए नए बाज़ारों की खोज में, भाप से चलने वाले इंजन और यंत्र से चलने वाले जहाज़ों से यातायात के नए नए साधनों की खोज हुई, नए नए साधनों की आविष्कार हुए, जिससे कि यातायात के क्षेत्र में भी बदलाव हुआ। छठा बदलाव था कि जब एक देश का सामान दूसरे देश में बिकने के लिए जाने लगा, व्यापारी आने जाने लगे, सामान आने जाने लगा, तो एक संगठित व्यापार तंत्र विकसित हो गया। कुछ नियम बनाए गए जिसका सभी लोग पालन करते थे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संगठित व्यापार तंत्र विकसित हुआ। और सातवां परिवर्तन, कम मानव श्रम और अधिकतम उत्पादन, इस सिद्धांत को अपनाया गया। कम मानव श्रम मतलब कि पहले जहाँ जो उत्पादन 5 व्यक्ति मिलकर करते थे, अब वही उत्पादन कम समय में एक व्यक्ति कर लेता था, क्योंकि अब मशीनों का इस्तेमाल होने लगा था। तो ये थे औद्योगिक क्रांति और उससे होने वाले परिवर्तन। अब हम देखते हैं कि यूरोप में किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति हुई। इंग्लैंड जो था वो पहला देश था जहाँ पर औद्योगिक क्रांति का अनुभव किया गया, तीव्र औद्योगिकरण का अनुभव किया गया। लेकिन ऐसा क्यों था कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही प्रारंभ हुई? उसके भी कुछ कारण थे। उसका पहला कारण था कि इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य था। इंग्लैंड के पास में एक बहुत बड़े क्षेत्र में, दुनिया के कई क्षेत्रों में इंग्लैंड का अधिकार था। इंग्लैंड का अधिकार होने के कारण वहाँ पर औद्योगिक क्रांति तीव्रता से आगे बढ़ी। इसके पीछे भी 2 चीज़ें हैं। पहला, बड़ी बड़ी कारखानों में उत्पादन के लिए हमें बहुत सारा कच्चा माल भी चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के पास में दुनिया के अलग अलग जगहों पर उसके अधिकार था, उसके उपनिवेश थे। तो इंग्लैंड इस दृष्टि से फ़ायदे में रहा कि उसके पास में कच्चा माल उगाने के लिए या कच्चा माल प्राप्त करने के लिए बहुत सारी जगह थी। दूसरी चीज़ जो उसके फ़ायदे के लिए थी, जब कारखाने में उसका माल बन गया तो उसको बेचने के लिए भी बाज़ार चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के पास में दुनिया का बड़ा क्षेत्र पर। तो ये बहुत अच्छा था उसके लिए कि उसके कारखानों में जो भी उत्पादन होता था उसके लिए उसके पास में बाज़ार उपलब्ध था। तो इस तरह से दोनों तरह से विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य के कारण इंग्लैंड को कच्चा माल प्राप्त करने में भी सुविधा थी और इंग्लैंड को अपनी कारखानों में बना हुआ माल बेचने के लिए भी बाज़ार उपलब्ध थे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने का दूसरा कारण, अभी हमने औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन में देखा कि इस्पात की मांग बढ़ गई। इंग्लैंड इसमें बहुत प्लस पॉइंट में था, क्योंकि इंग्लैंड में लोहा और कोयला दोनों की खदानें पास पास थी। इस्पात बनाने के लिए लोहा और कोयला दोनों की आवश्यकता होती है। इस्पात एक धातु है जो लोहे कोयले को मिलाकर एक निश्चित अनुपात में बनाकर एक प्रोसेस के द्वारा इस्पात बनाया जाता है, जो बहुत टिकाऊ होता है, मशीनों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो लोहे और कोयले की खदानें पास पास होने के कारण इंग्लैंड में ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई कि उनके लिए मशीनों को बनाना बहुत आसान हो गया। औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में होने का तीसरा कारण था कि इंग्लैंड के जो व्यापारी थे या इंग्लैंड के जो उद्योगपति थे, वो जानते थे कि किस प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता लोगों को है। इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे फ्रांस एक बहुत विलासितापूर्ण सामान का उत्पादन करने वाला देश था, जैसे कि बहुत अच्छे प्रकार के कांच के सजावटी सामान। अगर हम सजावटी सामान खरीदने बाज़ार जाएंगे तो हम वर्ष में कितनी सजावट का सामान लेकर आएंगे? वहीं अगर हम दैनिक उपभोग की कोई चीज़ हैं
तो हम बाज़ार से कब लेने जाएंगे? जब भी हमारी वो उपभोग की चीज़ खत्म हो जाएगी, हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी, हम तुरंत बाज़ार जाएंगे और वो चीज़ खरीद कर लाएंगे। इंग्लैंड के व्यापारियों ने, इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने इस चीज़ को जाना कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी वस्तुएं हैं जिसकी ज़रूरत दुनिया में बड़ी मात्रा में होगी। जैसे वस्त्र, हम वस्त्र के बिना काम नहीं चला सकते, हम कांच के सजावटी सामान के बिना तो काम चला लेंगे। तो इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने इस चीज़ को समझा और उन्हें उसी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए, उसी चीज़ को और अधिक सस्ता बनाने के लिए प्रयास शुरू किए, जिससे कि उनके पास में एक बहुत बड़ा बाज़ार था। नंबर 4, इंग्लैंड में जब सामंती व्यवस्था भंग हो गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, तो उनको अर्धकुशल कारीगर मिल गए अपने कारखानों में काम करने के लिए। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो वो किसान जो बेरोज़गार हो गए थे वो उन कारखानों में काम करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको रोज़गार चाहिए था। तो ये बहुत तेज़ी से हुआ और इंग्लैंड में बड़े बड़े उद्योग धंधे पनप गए। नंबर 5, पाँचवा कारण था फ्रांस की क्रांति। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फ्रांस में जब नेपोलियन ने अपना अधिकार कर लिया, पतन हो गया, तो इसमें उस समय फ्रांस की जब क्रांति हुई और ये सब घटनाक्रम फ्रांस में चल रहा था, वहाँ बहुत अशांति थी। उस समय इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड के वैज्ञानिक, इंग्लैंड के आविष्कारक अपने काम करने में लगे रहे और उन्होंने उस समय जब फ्रांस अपने आंतरिक संघर्ष में उलझा हुआ था, तो उन्होंने अपने तौर तरीके सुधारे, अपने उद्योग धंधों को खड़ा किया और युद्ध से संबंधित चीज़ों का उत्पादन शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो चतुर उद्योगपति है वो जानता है कि अब किस चीज़ की आवश्यकता है, बाज़ार में किस चीज़ की डिमांड होगी, वो डिमांड के अकॉर्डिंग अपना उत्पादन करता है। तो इंग्लैंड के व्यापारियों ने ये किया कि फ्रांस की क्रांति हुआ था, फ्रांस अपने आंतरिक संघर्षों में उलझा हुआ था, तब इंग्लैंड के लोगों ने उत्पादन के तौर तरीकों में सुधार करना जारी रखा। अगला कारण है पूंजी की उपलब्धता। जो यूरोपीय देश थे वो इंग्लैंड की तुलना में बहुत संघर्षों में उलझे हुए थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे जर्मनी और इटली में संघर्ष होने लगा, उसमें फ्रांस और ऑस्ट्रिया उलझा हुआ था। लेकिन इंग्लैंड की एक नीति थी कि मुझे दुनिया के दूसरे देशों से कोई मतलब नहीं है, मैं और मेरे देश के लोग और मेरे देश का व्यापार, उसकी इतनी सी नीति थी। उसके उद्योगपतियों ने, वहाँ पर आविष्कार करने वालों ने उसको अमल में लाया। और उन्होंने क्या किया कि जब दूसरे देश युद्धों में अपना पैसा खपा रहे थे, युद्ध करके अपना पूंजी को खराब कर रहे थे, तब इंग्लैंड के लोगों की और उसका उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने में लगाया। इस कारण से 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में उद्योगपति जो थे वो ऋण लेते, पूंजी जमा करते, नए उद्योग धंधे खड़े करते और नए नए बाज़ारों का रुख करते। तो इस तरह से यूरोप के दूसरे देशों की तुलना में इंग्लैंड जो था वो बहुत फ़ायदे में था कि किस प्रकार से उसने अपने देश को यूरोप के संघर्षों से दूर रखा और दूर रखकर अपनी पूंजी का उपयोग रचनात्मक कार्यों में किया, उद्योग धंधे लगाने में किया। 7वां कारण, इंग्लैंड जो है उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी। इंग्लैंड चारों तरफ से पानी से घिरा है, समुद्री सीमा है, किसी अन्य यूरोपीय देश से उसकी पहले इंग्लैंड जो था जिसने अपने समुद्री बेड़े को, अपनी समुद्री सेना को शक्तिशाली बनाया और अपने देश की सुरक्षा को पक्का किया। और देश की सुरक्षा पक्का करने के बाद में इंग्लैंड ने युद्ध से हाथ खींच लिए, अन्य किसी भी देश के साथ में वो संघर्ष में नहीं रहा और बिना संघर्ष किए उसने शांति से अपना औद्योगिक विकास किया। 8वां कारण, इंग्लैंड में कृषि क्षेत्र में भी क्रांति हुई। इंग्लैंड के आविष्कारकों ने कृषि क्षेत्र के ऐसे कई उपकरण बनाए जिससे कि कम श्रम में, कम मानव श्रम में ही बहुत अधिक उत्पादन किया जा सकता। और आखिरी कारण, वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। हम ऊपर देखते आए हैं कि कैसे इंग्लैंड यूरोप के संघर्षों में नहीं उलझा,
उसने ये माना कि किन चीज़ों की बाज़ार में ज़्यादा आवश्यकता है, उसी को प्रोत्साहित किया। तो वहाँ के शासन ने, वहाँ की सरकार ने भी विज्ञान को राजनीति और धर्म से अलग रखा। इस कारण से वहाँ के वैज्ञानिकों को, वहाँ के आविष्कारकों को, विचारकों को स्वतंत्रता मिली। उन्होंने समय के अनुरूप नए नए आविष्कार किए, ऐसी चीज़ें जिससे कि उत्पादन में सहूलियत हो, मानव श्रम कम लगे, उत्पादन अधिक से अधिक हो सके, समय कम लगे, उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। तो इस वजह से वैज्ञानिक प्रोत्साहनों को, वैज्ञानिक आविष्कारकों को प्रोत्साहन देने के कारण ये संभव हो पाया कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही हुई। ये जो हमने 9 कारण पढ़े हैं, इनसे हमें एक चीज़ और सीखनी है कि जो देश शांति से अपने विकास रहता है, जो देश अन्य के क्षेत्रों में जाके हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो देश ज़रूर आगे बढ़ रहेगा, अन्य लोगों से, अन्य देशों से आगे रहेगा। तो अब औद्योगिक क्रांति के दौरान क्या क्या बदलाव हुए, इस पर नज़र डालते हैं। औद्योगिक क्रांति के दौरान कृषि क्षेत्र, वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, परिवहन, संचार, सभी में बदलाव हुए। जो भी प्रमुख बदलाव हुए वो यहाँ पर एक लिस्ट के रूप में दे रखा है कि कृषि क्षेत्र में, जैसे मैं प्रमुख चीज़ें बता रही हूँ कि कृषि क्षेत्र में बीज बोने, फसल काटने के लिए मशीनें बन गई। पशुपालन के क्षेत्र में बदलाव हुआ, नस्ल सुधार हुए। वस्त्र उद्योग में कई आविष्कार हुए, जैसे फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, म्यूल, पावर लूम। यहाँ आपको जो दिखाई पड़ रहा है ब्रैकेट में आविष्कारक का नाम है और बिंदु के रूप में वस्त्र उद्योग के प्रमुख आविष्कार दे रखे। इसी तरह से लौह उद्योग में, परिवहन में और संचार में ये सब नए नए आविष्कार किए गए। ये सामान्य ज्ञान भी है, ये हमारा इतिहास भी है। हमें जानना है कि कैसे लोगों ने कोशिश करके, हिम्मत न हारते हुए नए नए आविष्कार किए, जिसने आज के समय में हमारे जीवन को भी सुगम बनाया हुआ है। तो इसको हम छोड़कर आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के समय क्या क्या परिणाम निकले। पहला, आर्थिक परिणाम। औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन और वाणिज्य में असंतुलित वृद्धि हुई और आर्थिक संतुलन बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? नए नए उद्योग धंधे लगे। नए नए उद्योग धंधे कहाँ लगे? शहरों के पास। गांवों के जो लोग थे, जो कि कम उत्पादन कर पाते थे, उनके उद्योग धंधे बंद हो गए। उनको अपना घर छोड़कर जाना पड़ा शहरों में। वहाँ पर कम कीमत पर, कम मेहनताने पर बड़े बड़े कारखानों में काम करना पड़ा। तो इससे एक आर्थिक असंतुलन बन गया, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र तो पिछड़ गए और शहरी क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत आगे बढ़ गए। साथ ही साथ जो घरेलू उद्योग थे, जिसको हम कहेंगे कुटीर उद्योग धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगे। राष्ट्रीय बाजारों को राज्य द्वारा संरक्षण मिला और औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। औद्योगिक पूंजीवाद का मतलब है कि एक व्यक्ति जो पूंजी जुटाता था, वो अपना एक उद्योग लगाता है, अपना एक कारखाना लगाता। उस कारखाने में वो श्रमिक रखता। वो चाहता कि श्रमिक अधिक से अधिक श्रम करें, मशीनों के द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन हो और कम से कम मेहनताना मुझे श्रमिकों को देना पड़े, और उस उत्पादन को बाज़ार में बेचकर मैं अधिक से अधिक मुनाफा कमा लूँ। और वो मुनाफा कहाँ जाएगा? उस उद्योगपति के पास, न कि मेहनत करने वाले श्रमिकों के पास। तो इस तरह से एक इम्बैलेंस वाली व्यवस्था शुरू हुई, जिसमें मेहनत करने वाले को बहुत कम मिलता, जिसके अधिकार में पूंजी होती या जो करता, वो चाहता कि मैं कम से कम मजदूरी दूं, अधिक से अधिक उत्पादन करवाऊं और मैं अधिक से अधिक लाभ कमाऊं, लेकिन लाभ में हिस्सेदारी किसी को भी नहीं दूं। ये एक औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। दूसरा था राजनीतिक बदलाव। औद्योगिक क्रांति के राजनीतिक परिणाम था कि राजनीति में लोकतंत्र की मांग बढ़ी, क्योंकि जो अब मध्यम वर्ग था वो शक्तिशाली होने लगा। मध्यम वर्ग ने
शिक्षा प्राप्त की, तकनीक सीखी और धीरे धीरे पूंजी जुटाई, क्योंकि अब बैंकिंग व्यवस्था का विकास हो गया था, उनको बैंक से लोन मिलने लगा। उसके द्वारा उन्होंने अपने कारखाने लगाए और वो बन गए अब उद्योगपति। लेकिन अब उद्योगपति बनने के बाद में जब उनके पास में पूंजी आई तो उन्होंने क्या कोशिश की कि राजनीतिक निर्णयों में भी हमारी बात सुनी जाए, हमें बराबरी की हिस्सेदारी मिले कि हम भी क्या चाहते हैं। तो लोकतंत्र को बढ़ावा मिला। श्रमिक संगठित हुए। अभी हमने आर्थिक परिणाम में देखा था कि उद्योगपति किस तरह से श्रमिकों का फ़ायदा उठाना चाहते थे, वो श्रमिकों का शोषण करना चाहते थे। इसके खिलाफ श्रमिक लामबंद होने लगे। उन्होंने अपने अपने संगठन बना लिए और उन संगठनों के झंडे तले श्रमिक अपने आंदोलन करने लगे। वो मांग रखने लगे कि हम उस सरकार को, हम उस शासक को अपना समर्थन देंगे जो श्रमिकों की बात सुनेगा। तो मध्यम वर्ग भी राजनीतिक रूप से जागृत हो गया और जो श्रमिक वर्ग था वो भी राजनीतिक रूप से जागृत हुआ। औद्योगिक क्रांति का तीसरा परिणाम ये है सामाजिक परिणाम। जब गांवों की आबादी पिछड़ने लगी, लोगों को अपनी ज़मीन, अपने घर बार छोड़कर मजदूरों की तरह शहर में आकर रहना पड़ा, तो उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई, क्योंकि कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों को पूरा मेहनताना नहीं मिलता था जिससे कि वो एक अच्छा जीवन बिता पाएँ। तो उन्हें बहुत ख़राब परिस्थितियों में रहना पड़ता। दूसरा, वो क्योंकि अपना परिवार छोड़कर आ गए हैं तो धीरे धीरे संयुक्त परिवार की प्रथा समाप्त होने लगी, क्योंकि अब सब लोग अपने निजी हित को प्राथमिकता देने लग गए। तो जो संयुक्त परिवार का भाव था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। मानव के जो संबंध थे, आपसी मानवीय संबंध, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगे, क्योंकि सब चाहता था, हर जो भी कमाता हूँ मैं खा लूँ और मेरा परिवार खा ले, उसके अलावा कुछ नहीं। तो संयुक्त परिवार तो बिखरे ही बिखरे, मानवीय संबंधों का भी क्षरण होने लगा। मजदूरों की संख्या इतनी अधिक होती थी कारखानों में, लेकिन उनके पास में रहने के लिए कोई बहुत अच्छी जगह नहीं होती थी। तो ऐसे में वो गंदी बस्तियों में रहते, जिससे और कई नैतिक रूप से गलत आचरण पनपने लगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह नहीं थी उनके रहने के लिए। और जो उद्योगपति था वो तो था कि मुझे कम से कम मजदूरी में अधिक से अधिक उत्पादन देने वाले श्रमिक मिल जाएं। तो इस तरह से सामाजिक बदलाव ये आया कि हमारे संयुक्त परिवारों का जो व्यवस्था थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और जो मानवीय मूल्य थे वो धीरे धीरे क्षरण होने लगे। चौथा बदलाव वैचारिक परिणाम। वैचारिक परिणाम में आर्थिक उदारवाद का स्वागत किया गया और समाजवाद का उदय हुआ। एक नई विचारधारा आई जिसे कहा गया समाजवाद। समाजवाद क्या था? जब कारखाने के श्रमिकों को उद्योगपति आधार पर थोड़ा सा मेहनताना देता कि वो जरा सा श्रम करते हैं, तो ऐसे में ये आवाज़ उठने लगी कि उत्पादन करने वाले पर सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए। इसको हम और विस्तार से आगे पढ़ेंगे कि समाजवाद क्या है। इन शॉर्ट, समाजवाद एक ऐसा विचार है, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें ये माना गया कि समाज के जितने भी साधन हैं उत्पादन के, उस पर समाज के हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि जो उद्योगपति है वो अधिक कम मुनाफा लेगा और जो श्रमिक है वो बहुत कम मेहनताने में काम करेगा। उत्पादन किए गए चीज़ से जो भी मुनाफा होगा उस पर सबका अधिकार होगा, चाहे वो कारखाने में माल उठाने वाला श्रमिक हो, चाहे वो किसी कारखाने में मशीन पर काम करने वाला कर्मचारी हो, चाहे उन मशीन पर काम करने वाले कर्मचारी के ऊपर कोई सुपरवाइज़र हो, चाहे कोई मैनेजर हो, चाहे उस कारखाने ही क्यों न हो, सभी का मुनाफे में बराबर भागीदारी होनी चाहिए। ये विचारधारा थी समाजवाद। तो आज हमने पढ़ा कि औद्योगिक क्रांति क्या थी, उससे क्या क्या बदलाव आए और अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या आविष्कार हुए, क्या क्या सुधार हुए और किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से दुनिया को
बदला। ये आज का वीडियो राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के चौथे पाठ का दूसरा भाग है, जिसमें हमने औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा। इससे संबंधित एक वीडियो इसके पहले आपको बताया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इस पाठ के और 2 भाग आगे जारी होंगे, जिसमें एक भाग में इटली का एकीकरण और दूसरे में जर्मनी का एकीकरण के बारे में हम जानेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए।